जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में टेस्ट 6 के बारे में। पॉलिटी के टेस्ट 6 में हम लगभग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण भारत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। निर्वाचक गण में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों केवल निर्वाचित सदस्य बिल्कुल नहीं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। इनके मतलब क्या होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? निर्वाचक गण। ठीक है, तो संसद के दोनों सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सब राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बी उपराष्ट्रपति से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये राज्यसभा के प्रस्ताव से सबसे पहले उसमें उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, इसलिए इसे राज्य परिषद के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो वो राज्यसभा है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्षता सभापति के द्वारा होता है और सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं है बल्कि वो उपराष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के नाम मात्र का नेता है। बिल्कुल गलत बात, वास्तविक नेता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं, बिल्कुल गलत है, संसद के प्रति उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, बर्खास्त जो है सो अपने मंत्रियों को नहीं कर सकता है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किसमें है? तो वह अनुच्छेद 352 में है, जब राष्ट्रीय आपात की चर्चा है। तो राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगने के लिए इस बात को कहा गया है। राष्ट्रीय आपात तब लगाया जा सकता है जब मंत्रिमंडल क्या हो? लिखित सिफारिश दो राष्ट्रपति को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। मंत्रिमंडल की पहली बार चर्चा शब्द की चर्चा है अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को क्या है लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का लाने के लिए न्यूनतम संख्या। अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन उस सदस्य को 50 को सपोर्ट की जरूरत है। 50 को उसकी सहमति होनी चाहिए। 50 मतलब कि 50 MP की सहमति से कोई भी सदस्य ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो नरसिम्हा राव के द्वारा। नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। LPG रिफॉर्म 1991 में आया था शायद। ठीक है, अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है क्या मूल संविधान के अंतर्गत? बिल्कुल नहीं, संविधान के प्रावधानों से हटकर 44वें संविधान के प्रावधानों से हटकर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो 1951 में सृजित किया गया संसदीय सचिव। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसद लेकर की संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को, यानी कि अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, उसका नाम है महान्यायवादी। गैर सदस्य रहता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में क्या कर सकते हैं, मतलब कि कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं। और उपराष्ट्रपति भी गैर सदस्य होते हैं, और उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण को रखता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत
भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, किस चीज का कार्य करते हैं? तो ये लोक वित्त संरक्षण का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो ये 4-5 ऑप्शन में से कौन पहले आता है? तो इस यूपीएससी अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, सीएजी, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस समय से सबसे ऊपर आती है वरीयता क्रम में उप यूपीएससी के अध्यक्ष, और सबसे ऊपर तो राष्ट्रपति है ही। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा के राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित है? तो लोकसभा राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए कितने सीटें आवंटित है? तो सीटों का आवंटन आधारित है। तो 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान लोकसभा की सीटें आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो 550। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जब दो एंग्लो इंडियन का सीट था तो दो एंग्लो इंडियन की सीट को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। तो वर्तमान में 550 अधिकतम लोकसभा की सीटें बची हुई है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में राज्यों के अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा स्थान आरक्षित नहीं है। तो ये किस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीट नहीं यानी कि रिजर्व नहीं है? तो ये केरल और तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीट आरक्षित नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकते थे, अब नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट रिजर्व रहती थी। 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से SC ST का जो रिजर्वेशन था उसको 2030 तक बढ़ा दिया गया। और ये जो लोकसभा में 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन का काम था 2 एंग्लो इंडियन का, उसको खत्म कर दिया गया। 2 एंग्लो इंडियन का अब मनोनयन नहीं होता है। तो वर्तमान में कुल मैक्सिमम जो सीटें हैं लोकसभा की वो 550 है। अगला प्रश्न, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम 2 वर्ष में 2 बार तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 सत्र के बीच 6 महीने से ज्यादा अंतर का नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। उत्तर प्रदेश से 80 MP आते हैं, 80 वहां का लोकसभा सीट है, 80 लोकसभा सीट है पूरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो लद्दाख सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें पूरा में एक ही क्या है? MP है। ठीक है, अगला प्रश्न, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? वो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 1952 तक हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनको सभी सदस्यों के बहुमत से संकल्प से पारित करना होता है, उसके बाद वो हट जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है कि जितने भी नए सदस्य आते हैं उनको क्या करना? शपथ दिलाना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमको क्या लग रहा है? बी जो है सो सही लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, कहां से होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष से होता है। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की निश्चित संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की जो निश्चित संख्या है वो 250 है। ऑप्शन नंबर मैक्सिमम संख्या 250। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं हो सकता है, तो समाप्त होने का विषय ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक है, प्रत्येक 2-2 वर्ष पर एक तिहाई जो सदस्य होते हैं उनका जो है जो चुनाव होते रहता है। अगला प्रश्न है, राज्य के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु जो मिनिमम एज है वो 30 साल है, और लोकसभा के लिए 25 साल। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के चुनाव के लिए कम से कम 30 साल का होना आवश्यक है। ठीक, अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, संसद द्वारा चयनित होता है, और राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, और राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुनाया जाता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किसका? राज्यसभा का।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था सबसे पहले 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारतीय संसद बनती है किससे? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, क्योंकि भारतीय संसद के 3 अंग माने जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन, 2 महीना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 60 दिन एब्सेंट रहने पर किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संसद राज्य सूची के विषय पर संबंध कानून बना सकते हैं राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है या किसी भी परिस्थिति में या संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो संसद किसी भी राज्य सूची में तब कानून बना सकती है जब यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प क्या करती है? पारित करके देती है तब। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो शून्यकाल भारत की देन है। संसदीय व्यवस्था में भारत में 12 से 1 बजे का जो संसद में कार्य होता है उसको शून्यकाल के अंतर्गत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान में धन विधेयक को जो रखा गया है वो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। अगर राज्यसभा उस पर अपनी सहमति नहीं देती है तो वह धन विधेयक पारित मान लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा 14 दिन तक ही रोक सकती है किसी धन विधेयक को। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट सत्र के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हमको सही लग रहा है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व में, यानी कि आगामी जो वर्ष का बजट होता है उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो है सो पेश किया जाता है या पटल पे रखा जाता है, संसद के पटल पे। अगला प्रश्न है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान संघ सरकार को इसकी अनुमति प्रदान करता है कि किसी भी निश्चित अवधि के लिए भारतीय के संचित जो निधि है उससे कोई धन जो है सो निकाला जाए और किसी निश्चित कार्य के लिए दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से निकालने के लिए, धन निकालने के लिए, ठीक, लेखानुदान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद किसके या किन के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो संसद में स्थगन प्रस्ताव, अनुपूरक प्रश्न और प्रश्नकाल के दौरान मंत्रिपरिषद पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 इसमें क्या है? तीनों सही है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य स्थगन प्रस्ताव का यही होता है कि किसी भी यानी कि किसी भी मुद्दे को रोक करके और किसी मतलब कि क्या कहते हैं सार्वजनिक या किसी भी मतलब कि इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, कोई मुद्दा अगर चल रहा है तो उसको अति आवश्यक है तो स्थगन प्रस्ताव लाके उसको रोक करके अति महत्वपूर्ण मुद्दे को क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है, बहस किया जाता है, उस पर चर्चा होती है। ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बात करें प्राक्कलन समिति में, इसमें 30 मेंबर होते हैं केवल लोकसभा से, जो बजट को तैयार करने का काम करते हैं। ठीक। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो भारतीय संसद लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का जो मनोनयन होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं। ठीक है। अपोजिशन का जो लीडर होते हैं लोकसभा में वो होते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व नहीं होता है वो होता है आपको आकलन समिति या प्राकलन समिति। इसी को प्राकलन समिति कहते हैं, जो एस्टिमेट कमेटी होती है उसके पास, क्योंकि इसमें 30 का 30 मेंबर क्या होते हैं? मतलब लोकसभा के ही होते हैं। और लोक लेखा समिति में 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से, तो दोनों मिलाकर 22 हो गया। 22 होते हैं लोक लेखा समिति के सदस्य। अगला प्रश्न, किस वर्ष में खाद्य निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ? तो खाद्य निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था वर्ष 1954 में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? तो पूरा भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था, बिल्कुल सुमेलित है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया था, बिल्कुल सही बात है। 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निवासी के चुनाव में महिलाओं के आरक्षण स्थानों का आरक्षण का बात। और सती प्रथा निरोध अधिनियम 1987, बिल्कुल सी नंबर गलत है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन से शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निवासी के चुनाव में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो है सो पंचायत का जो है सो बात हुआ था। ठीक है, ठीक, पंचायतों का गठन था 73वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो सामाजिक अधिनियम कौन सी नहीं है? तो मीसा नहीं है सामाजिक अधिनियम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है, जो समाज के हितों के लिए यह है, मतलब सामाजिक कार्यों के लिए नहीं है। एंटी डोरी यानी कि समाज में है, दहेज के विरुद्ध जो कानून है वो सब। अगला प्रश्न है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित किया गया? तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो सबसे प्रथम अधिनियमित किया गया तो 1871 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? तो इस सिद्धांत का जो नाम है वो संरक्षा विभेद का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, संरक्षा विभेद का सिद्धांत। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार क्या है? तो एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, या दोनों है? तो दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वह आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। ठीक है, तो ये कहा था मद्रास हाईकोर्ट ने। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार पर निम्नलिखित में से किस कानूनों के में से प्राप्त हुआ था? तो लॉकडाउन में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, ऑप्शन नंबर बी, और था एपिडेमिक डिजीज एक्ट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2-4 कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी में है 2-4, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। इसमें चर्चा है अनुच्छेद नंबर 124 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम एडवोकेट हाईकोर्ट में उसको 10 साल होना चाहिए, और जज के लिए 5 साल। जज अगर 5 साल जज हो सकता है हाईकोर्ट का, और 10 साल वकील, दोनों में से कोई एक, तो वो मुख्य न्याय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में कोई जज के रूप में कार्य कर सकते हैं, नियुक्त के लिए एलिजिबल है। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा जो है सो संसद से सिफारिश की जाती है और संसद में उस पर कार्रवाई की जाती है, जिसे संसद में मूलतः इसे कदाचार के मामले का करके हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, बिल्कुल करता है। तो वो कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस, उनकी नियुक्ति होती है, वो जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से किस वर्ष में न्यायाधीशों की संख्या के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था? तो कॉलेजियम व्यवस्था को कब अपनाया गया था? कॉलेजियम व्यवस्था जिसमें जजों को सिफारिश की जाती है, एक कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा, जिसमें कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज होते हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश है शामिल है, और वो सिफारिश करते हैं कि इस जज को मुख्य यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया जाए, या किसी जज को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। तो वो 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था अपनाया गया था, 1993। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो स्रोत इसका यही है कि न्यायिक व्यवस्था से ही निकला था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निकला था, तो न्यायिक व्यवस्था इसका स्रोत हो जाएगा। अगला प्रश्न ऑप्शन अगला प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है सो मतलब
जुडिशियल रिव्यू के बारे में भारत और यूएसए दोनों में चलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे दिया तो उस पर रिव्यू भी करना चाहती है कि फैसले को बदल सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार क्षेत्र में है कि फैसले को बदल सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ किसके द्वारा ली जाती है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो राज्यपाल की जो योग्यता है वो संविधान के अनुच्छेद 157 में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी किसे नियुक्त किया गया था? तो ये राधा कृष्ण माथुर। ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, तब से राधा कृष्ण माथुर जो है सो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के एलजी बने थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक ही व्यक्ति के दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल का संदेह, उपलब्धियां और भत्ते कैसे दिए जाते हैं? तो दो राज्यों के बीच में अनुपात में बांट कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति द्वारा आदेश अवधारित किया जाए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन आवश्यक है, किसके द्वारा? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा अगर कोई ऑर्डिनेंस निकाला जाता है अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल के अध्यादेश को, तो उसे राज्य की विधायिका जो होगी उसके द्वारा अनुमोदन करना बहुत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो राज्य का जो राज्यपाल है वो क्या कहते हैं उसको, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सो सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। राज्य उच्च हाईकोर्ट के न्यायाधीश को कॉलेजियम व्यवस्था से होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में? तो उस दिन सरोजिनी नायडू के बर्थडे के दिन में था, जन्मदिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था उसका नाम थे रघुकुल तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन की कौन है? तो विधान परिषद है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया इसमें से? ऑप्शन नंबर कौन है इसमें से? विधान पालिका परिषद या ऑप्शन नंबर विधान परिषद। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? तो वो संसद के द्वारा जब अनुमोदित किया जाता है राज्य के द्वारा संकल्प पारित करके तो हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन लग रहा है? किसी राज्य के राज्यपाल? नहीं, बिल्कुल नहीं, संसद द्वारा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन राज्य द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो तत्संबंधित संकल्प पारित, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक, तो संसद द्वारा किसी भी राज्यसभा में विधान परिषद का सृजन और समाप्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद में मनोनयन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? ये समाप्त हो सकता है विधान परिषद, लेकिन भंग नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया कि एक राज्य के विधान सभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो ये सिक्किम है, क्योंकि कहा गया है कि विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, लेकिन सिक्किम में केवल 32 सदस्य जो है सो विधानसभा का सीटें 32 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर, क्योंकि ये राज्य सबसे छोटा राज्य भी है, माने कि छोटा राज्य है, सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा राज्य तो गोवा है। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निहित की गई है? तो न्यूनतम जो आयु की गई है विधानसभा के सदस्य के लिए वो 21 वर्ष की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अब विधानसभा के सदस्य के द्वारा जो 25 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी इसके 21 वर्ष तो पंचायतों के लिए, क्या सब मिले। अगला प्रश्न, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो उपाध्यक्ष को। अगर अध्यक्ष चाहे तो उपाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष चाहे तो अध्यक्ष को, और अध्यक्ष चाहे तो उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष चाहे तो अध्यक्ष को।
ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की संपत्ति संचित निधि का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? तो उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, विधान परिषद की किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कम से कम 4 महीना तक रोक सकती है, 4 महीना से ज्यादा नहीं रोक सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो मंत्री की न्यूनतम संख्या जो है सो हो सकती है 12 और मैक्सिमम विधानसभा के सीट का 15% मंत्रिपरिषद में मंत्री हो सकते हैं किसी भी राज्य में। ठीक। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा किसी भी मंत्री के वेतन भत्ते का निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद जो है सो 167 में मुख्यमंत्री के दायित्व का परिभाषण जो है सो लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य सचिवालय के प्रशासन के मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी चाहिए? तो मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये क्या कहते हैं उसको, उच्च न्यायालय में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हाई कोर्ट में की जाती है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भत्ते और वेतन दिया जाता है तो राज्य के आकस्मिक निधि ने, राज्य की संचित निधि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? तो 62 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं हाईकोर्ट के जज। ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किसका एक अधिकार है? तो अंडमान निकोबार का जो हाईकोर्ट है वो कोलकाता हाईकोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो कौन से एक से अधिक राज्य के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है कौन सा हाईकोर्ट? तो ये मुंबई हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट दोनों जो है सो 3-3 राज्यों के लिए जो है सो है, मतलब मुंबई हाईकोर्ट और गुजरात का जो हाईकोर्ट है, मतलब हाईकोर्ट का गुजरात का और बम्बई वाला, इसमें दोनों 3-3 जो है सो मुख्य जो गुजरात और मुंबई के छोड़ करके 3-3 अलग अलग राज्य के या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इसका जो है क्षेत्राधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी डी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालयों में से किस न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो सबसे अधिक बेंच वाली जो न्यायालय है, सॉरी पिछला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ये मुंबई है केंद्र शासित प्रदेश के लिए। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बम्बई का हाईकोर्ट महाराष्ट्र के लिए भी है, गोवा के लिए है, दादरा नगर हवेली के लिए है, तो 3 राज्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका केवल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न उच्च न्यायालय में किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो ये है किस न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो ये मुंबई और गुवाहाटी के लिए सबसे अधिक बेंच है। मुंबई को भी 3 बेंच है अलग से, मुंबई को छोड़कर गुवाहाटी हाईकोर्ट का भी 3 बेंच है अलग से, गुवाहाटी को छोड़ करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स टेस्ट 7 को। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।